यानी आगे बढ़ते हैं और आज इसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं। क्या कहते हैं? जीन पियाजे का नैतिक विकास। जीन पियाजे का नैतिक विकास। ठीक है। और जीन पियाजे के नैतिक विकास में आपको सबसे पहले हमने बुक लिखवाई थी। क्या नाम था? द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। और कब लिखी थी? 1940 में। और इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई थी। सबसे पहली कौन सी बताई थी? विषम विषम विधिक नैतिकता। नैतिकता इसी को कहते हैं दबाव की नैतिकता, या इसी को कहते हैं विवशता की नैतिकता। क्या कहते हैं? विवशता की नैतिकता। विवशता की नैतिक दल। जो दूसरी हम लोगों ने लिखा था, नैतिक समानता। नैतिक समानता। जो तीसरी हम लोगों ने लिखा था, स्वायत्त स्वायत्त नैतिकता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? और इसके कुछ अन्य नाम भी हम लोगों ने लिखे थे। ठीक है, देखो, अब एक चीज आप समझ लो कि आप लोग उस तरीके से मतलब पुराने जमाने में नहीं हो जहां आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है। बोर्ड, पानी की सुविधा, खाना की सुविधा और अच्छे तरीके से एसी वगैरह लगी हुई है। तो अब आप इतने में भी ना पढ़ पाओ तो आप किसी को कभी भविष्य में दोष मत देना। ठीक है? कभी भी जीवन में अपने किसी को दोष देना ही नहीं कि हम किसकी वजह से नहीं पढ़ पाए। अच्छा, ठीक। ठीक है, आप कभी भी भविष्य में किसी को दोष देना ही नहीं, क्योंकि इतनी फैसिलिटीज के बाद भी अगर आप चीजों को नहीं कर पा रहे हैं तो फिर थोड़ी सी दिक्कत है। इसलिए अब थोड़ा सा आप एडजस्ट हो जाइए, सीरियस हो जाइए। जो भी चीजें पढ़ाई जा रही हैं बहुत टफ नहीं है, साइंस से रिलेटेड नहीं है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड नहीं है, केवल सामान्य बातें हैं जो मेरे पास, चाहे वो सीडीपी में हो, चाहे वो जीएस में हो, चाहे वो ईवीएस में हो, बिल्कुल सारी सामान्य बातें हैं सारी चीजों में। बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है, 46,000 पोस्ट है। आप कह दो कि गवर्नमेंट जॉब हमको करनी ही नहीं है तो आप मत करिए। आप कहिए कि हमारे, हाँ, इसी हफ्ते में आ जाएगा, मतलब आ गया है विज्ञापन, हमारे पास है। ठीक है, लेकिन आप तो हो ना 20% 15% में, उससे क्या मतलब है? डोमिसाइल नहीं हो फिर भी तो आप 15-20% में हो। तो किसी के घर में इतना ही तो मिलेगा कि किसी के घर में घुस के पूरा ले लोगे। हैं? तो जितना देना चाहिए उतना उन्होंने दिया है, और आप अगर मेहनती हैं तो इतने में ही सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर नहीं है तो फिर पूरा दे देंगे तब भी नहीं हो पाओगे। तो मेन बात यहाँ मेहनत की है, और मेहनत सभी पक्षों में, चाहे वो हिंदी में हो, चाहे वो मैथमेटिक्स में हो, चाहे वो सीडीपी में हो। मतलब एग्जाम देना है अगर, तो अगर मुट्ठी मजबूत बनानी है तो पांचों उंगलियां आपकी मजबूत होनी चाहिए। यानी ऑल सब्जेक्ट्स पे आपको धीरे धीरे काम करना है, बहुत तेजी से नहीं। बस एक मेरी कॉन्सेप्ट अपना लीजिए जीवन में, 1 पेज नोट्स डेली, और 1 पेज वही जो आपको आए। अब जैसे जीन पियाजे पे बहुत मेहनत आपको नहीं करनी, आपको इतना पता हो कि क्या आता है। एग्जाम में घी आता है, घी। दूध लाओगे 10 लीटर, उसमें मलाई निकलेगी 3 लीटर, उसमें घी निकलेगा 1 लीटर। तो तुम्हें पढ़ना क्या है? आप 10 लीटर में परेशान हो, गलत है। आपको ये जरूर पता हो कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या एग्जाम में आएगा। अब जीन पियाजे से एक प्रश्न या 2 प्रश्न आएगा, अब आप सोचो क्या पूछ सकता है वो। ठीक है, तो हो सकता है बुक का नाम दे दे सीधे सीधे कि द मोरल जजमेंट ऑफ द जो चाइल्ड है वो किसकी पुस्तक है। जीन पियाजे लगा के आगे बढ़िए। अब जीन पियाजे से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। या जीन पियाजे ने नैतिक विकास से कितने सिद्धांत, सॉरी, कितने चरण बताए? 3।
तीनों को याद कर लीजिए। सही क्रम क्या है? सही क्रम क्या है? विवशता वाली पहले है, समानता वाली बाद में, और इसी को कहते हैं सापेक्षता। ठीक है, बहुत ज्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है, जल्दी से समझो। इस अवस्था में जब बच्चा होता है तो उसका अपना कोई, ना वो नैतिक होता है ना वो अनैतिक होता है, मतलब ना वो सही जानता है ना वो गलत जानता है। वो जो भी सही कर रहा है वो किसी के कहने पे कर रहा है, मम्मी पापा, टीचर, बड़ा भाई, बड़ी बहन, किसी के ऑर्डर को मान रहा है वो। अगर नहीं मन है ऑर्डर मानने का, फिर भी विवशता में, जैसे स्कूल जाने का मन नहीं है लेकिन फिर भी उसको स्कूल जाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि किसी ने उसको ऑर्डर दिया है, किसी ने उसको बताया है कि ये काम करना सही है, उसके पास अपनी कोई बुद्धि नहीं है। ठीक है, अब आप इतने से काम हो जाएगा, ज्यादा आपको सोचने की आवश्यकता है ही नहीं। और कल मैंने ये भी लिखवाया था कि इसके अन्य नाम कितने होते हैं, तो अन्य नाम भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अन्य नाम से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। अब बड़े हो गए हो ना, इतना हिंट बहुत है आपके लिए कि हाँ सर अब आगे बढ़ो, एक ही टॉपिक में फंसे मत रहो। नेक्स्ट क्या है? नैतिक समानता। जब बच्चे खेलते हैं, खेल के माध्यम से, अगर कभी क्वेश्चन पूछे कि खेल के माध्यम से नैतिकता या सही गलत बच्चे कब सीखते हैं, तो नैतिक समानता में, क्योंकि एक ही उम्र के सारे बच्चे होते हैं। जब खेल होता है तो जो एज होती है वो सबकी सेम होती है। डन। भाषा की सबसे बेहतरीन जो नैतिकता है वो इसी में आती है। अच्छे अच्छे शब्दों को सीखना, निर्णय लेना, ये सब इसी अवस्था में आता है। जब तीसरी अवस्था में आता है सापेक्षता। सापेक्षता शब्द का मतलब होता है जब आमने सामने दो लोग हों, जैसे हम और आप, आपके सापेक्ष हम खड़े हैं और आप हमारे सापेक्ष बैठे हुए। तो सापेक्ष का मतलब जब दो वस्तु आमने सामने हो तो उसको कहते हैं सापेक्ष। तो जब बच्चा ये सोच ले कि हम जो चाहते हैं वो सही नहीं है या है तो करेंगे, लेकिन दोनों, हम जो चाहते हैं वो सही भी हो सकता है नहीं भी, लेकिन क्या होना चाहिए सोसाइटी के हिसाब से वो हमें करना है। वो किस एज में सोचता है? यहाँ, मतलब एक तरफ तो बालक स्वयं होता है और एक तरफ कौन होता है? समाज। समाज कहने का मतलब समाज के रीति रिवाज, समाज के नियम कानून, ये सब उपस्थित होते हैं उसके सामने, जिसके अनुसार वो अपना जीवन जीता है। क्या ये बात आपको समझ में आई? तो बहुत ज्यादा इस पे आपको वर्क नहीं करना है। इसके अन्य नाम भी हमने कल लिखवाए थे, मुझे याद है। इसके अन्य नाम भी हमने कल लिखवाए थे, बहुत 2-3 लिखवाए थे हमने। आज हेडिंग बनाइए कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। डिटेल में? अच्छा, 2-2 लाइन छोड़वाए थे तो उसको लिख लो ना, क्या दिक्कत है? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, थोड़ा मुझे समय दीजिए, मैं लिखवा दे रहा हूँ। चलें, लिखिए। जो पहले वाले में आपने छोड़ा है जगह, इसमें बालक आत्म केंद्रित होता है, ये पहला। इसमें लिखिए, इसमें बालक आत्म केंद्रित होता है, आत्म केंद्रित होता है, आज्ञा पालन, आज्ञा पालन के द्वारा नैतिकता प्रदर्शित करता है, आज्ञा पालन के द्वारा नैतिकता प्रदर्शित करता है। दूसरों पर निर्भर होता है, दूसरों पर निर्भर होता है। डन। दूसरे वाले में आइए, सेकंड वाले में, नैतिक समानता में। आत्म केंद्रित मतलब जो वो चाहता है। आत्म केंद्रित कहने का मतलब कि जैसे हमने कल एक उदाहरण दिया था कि चॉकलेट अगर बच्चे को दे दीजिए तो वो स्वयं से खाना चाहता है,
खुद ही खाना चाहता है और किसी को नहीं देना चाहता। व्यवहार उसका आत्मकेंद्रित होता है, लेकिन अपने कार्यों के लिए वो किस पे डिपेंड होता है? चॉकलेट कौन ला के देगा? वो स्वयं नहीं, माता, पिता, बड़ा भाई या घर का कोई बड़ा मेंबर। ठीक है, दूसरों पे निर्भर मतलब अपने कार्यों के लिए। बाकी उसके विचार आत्मकेंद्रित ही होते हैं। जितना वो देख पाता है उसी को दुनिया मानता है। ठीक है, अपने आप में आत्मकेंद्रित होता है, लेकिन अपने कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर होता है। बात क्लियर है? समानता, नैतिक समानता में आइए। इसमें बालक इसमें बालक खेल और सहयोग, खेल और सहयोग की भावना विकसित करता है। की भावना विकसित करता है। सामाजिक होने लगता है। देखो पहले वाले में क्या है? ईगोसेंट्रिक, लेकिन अब क्या हो गया? सोशियोसेंट्रिक। इसमें बालक सोशियोसेंट्रिक या समाज केंद्रित होने लगता है। न्यायप्रियता की भावना विकसित होती है। न्यायप्रियता की भावना विकसित होती है। देखना अक्सर जब मैच वगैरह बच्चे खेलते हैं क्रिकेट वगैरह, तो एक दो बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं नहीं आउट नहीं है, गलत ना बोलो, झूठ ना बोलो। ठीक है, वो कहते हैं नहीं नहीं आउट नहीं है, बेईमानी मत करो। वो जो न्यायप्रियता की भावना आती है वो इसी एज में डेवलप होती है, नैतिक समानता में। कल मैंने इसका समय लिखवाया था ना, 8 से 7 से 12, 8 से 12, जो भी लिख सको आप। तीसरा लिखिए, तीसरा लिखिए। हाँ, तीसरा है स्वायत्त नैतिकता, या इसी को क्या कहते हैं? नैतिक सापेक्षता। इसको क्या कहते हैं? नैतिक सापेक्षता। इसमें बालक अमूर्त चिंतन करता है। इसमें बालक अमूर्त चिंतन करता है। स्वतंत्र रूप से निर्णय लेता है। स्वतंत्र रूप से निर्णय लेता है। समानता की भावना विकसित होती है। समानता की भावना विकसित होती है। व्यवहार को नियंत्रित करता है। व्यवहार को नियंत्रित करता है। मैं पहले बता दे रहा हूं आपको कि ये सब आएगा नहीं। यूपी टेट का सीधा सा मतलब होता है 1 स्टेप। यूपी टेट का सीधा सा मतलब होता है 2 स्टेप। मतलब हेडिंग, उसका एक टारगेट होता है कि अगर जिन पियाजे से मुझे नैतिक विकास से पूछना है तो मैं एक स्टेप में जाऊंगा बस। और एक स्टेप में जाने का मतलब कि या तो बुक का नाम पूछ लेगा आपसे, या तो आपसे पूछ लेगा कितने चरण बताए गए हैं, बस। चरण के अंदर की बात नहीं करेगा। इसको चाहे हमसे आप लिखवा के ले लो। इसलिए आपको लिखवा तो दिया मैंने, पढ़ा तो दिया मैंने, लेकिन आप एक बात को समझे रहना कि क्या पूछा जाएगा क्या नहीं। तो चरणों के नाम आपको पता होने चाहिए, अन्य नाम पता होने चाहिए, बस। उसकी विशेषता आपको पता हो या ना पता हो, वो कभी एग्जाम में नहीं आएगा। बस वो ये जानना चाहता है कि आप जीन पियाजे के नैतिक विकास को जानते हो कि नहीं, आपको थोड़ा बहुत आता है कि नहीं। इसलिए सबसे जरूरी है किताब का नाम, फिर इन तीनों का नाम, मतलब 3 संख्या याद रखिए, और अगर आप याद कर सकते हो तो तीनों को याद कर लीजिए। क्योंकि कभी-कभी पूछ लेता है जीन पियाजे के नैतिक विकास की अवस्था नहीं है, और एक दे देगा व्यवस्था की नैतिकता, एक दे देगा खेल की नैतिकता, एक दे देगा समानता की नैतिकता या सापेक्षता की नैतिकता, और एक दे देगा रूढ़िवादी। तो कौन सा नहीं है? रूढ़िवादी। रूढ़िवादी किसका है? कोहलबर का। ठीक है, तो आप केवल ऊपर ऊपर ध्यान रखो, बहुत गहराई में जाने की कोशिश नहीं करनी है। ठीक है,
रिवीजन का मौका मिलेगा तो एक बार इसको हम पढ़ लेते हैं, फिर रिवीजन में सेकंड स्टेप में, थर्ड स्टेप में चले जाएंगे। ठीक। जो बच्चे सफल होते हैं वो बड़े स्मार्ट होते हैं, वो मेहनती नहीं होते हैं। जो बच्चे सक्सेस होते हैं, सफल होते हैं, वो बड़े स्मार्ट होते हैं। और आप सफल बच्चों को ले आइए मेरे सामने, मैं 100 प्रश्न पूछूंगा, वो 80 प्रश्न नहीं बता पाएंगे। आपको लगेगा अरे ये सफल कैसे हो गए, आपको ये लगेगा कि यार ये सफल कैसे हो गए, इनको तो कुछ नहीं आता है। गलत। जो मेहनती हैं वो सफल नहीं होते हैं, जो स्मार्ट हैं वो सफल होते हैं। कम समय में ज्यादा चीजों को पढ़ने वाला सफल होता है। एक ही पॉइंट को मेरी तरह 2-2 3-3 दिन पढ़ता रहे, जैसे हड़प्पा की खुदाई चल रही है, क्या क्या मिल रहा है, ये नहीं। आपके पास किसी भी टॉपिक को समझने के लिए बहुत कम समय होना चाहिए। जैसे नैतिक विकास पढ़ना है, तो जैसे स्मार्ट पढ़ाई। नैतिक विकास पे 2 लोगों ने काम किया, जीन पियाजे ने और कोहलबर्ग ने। जीन पियाजे की किताब का नाम ये है और 3 चरण ये है। आगे बढ़िए। अब आइए कोहलबर्ग पे। जब आपको कभी समय मिलेगा तो अंदर भी आके पढ़ लीजिएगा, कोई रोक नहीं रहा है आपको। लेकिन पहले जितना काम का है, स्मार्ट एजुकेशन तो कर लीजिए। आप शुरू से ही हार्ड वर्कर बने हुए हैं, मजदूर बने हुए हैं। अब आप पहले जीन पियाजे को पढ़े, फिर इनकी किताब पढ़े, फिर ये तीनों नाम याद कर रहे हो, फिर उसके अंदर जाके पढ़ रहे हो। आपको इस टॉपिक को 10 मिनट में पढ़ना था और पिछले 1 घंटे से आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हो। आप नहीं उबोगे तो हम उबेंगे। आप उब के बंद कर दोगे इसको। तो सबसे पहली बात, आप ऊपरी चीजों को जानिए। फिर अगर आपको लगता है कि मुझे और अंदर पढ़ना चाहिए तो और पढ़िए, वरना केवल परिचय तैयार करिए हर टॉपिक का। यूपी टेट यानी परिचय पत्र, वो डिटेल में जाकर के आपसे कभी क्वेश्चन न पूछा है न पूछेगा, खासतौर से सीडीपी में। ठीक है, आगे बढ़िए। लिखिए कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। 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 सबसे पहला पॉइंट ये है कि कोहलबर्ग जो है जीन पियाजे का फॉलोअर है। आप ऐसा मानिए कि पहले जीन पियाजे का सिद्धांत आया, उसको पढ़ करके इसने अपना सिद्धांत दिया। नंबर 1, जो काम का नहीं है आपके एग्जाम का। एग्जाम का काम क्या है सर? कोहलबर्ग ने जो सिद्धांत दिया वो हिंज की कहानी पे आधारित है। किसकी कहानी पे? हिंज की कहानी पर आधारित। ये एग्जाम पॉइंट। हाइंज लिखा होगा, हिंज लिखा होगा तो आप सेम समझना। ये सुनाता है कि एक व्यक्ति है जो इसके यहाँ काम करता है और शुरू से बड़ा ईमानदार है, बड़ा नैतिक है, कभी गलत कुछ नहीं किया। लेकिन एक दिन उसकी वाइफ बीमार होती है और उसके पास पैसे नहीं होते हैं। डॉक्टर ने कहा कि दवाइयाँ लानी पड़ेंगी या तो इनकी डेथ हो जाएगी। तो उसके पास 2 रास्ते थे। एक, वो चोरी करे तो उसकी वाइफ बच जाए, या दूसरा रास्ता था कि उसकी वाइफ की डेथ हो जाए लेकिन वो चोरी नहीं करेगा। तो जो हिंज है वो बहुत देर तक दुविधा में रहता है। कहाँ रहता है? दुविधा में, डायलेमा में या डायलेमा जो भी बोलते हो आप लोग, दुविधा में रहता है। यानी यस या नो, चोरी करे कि ना करे, इन दोनों चीजों में फंसा रहता है। एक कॉन्सेप्ट हो गया नैतिक दुविधा। नैतिक दुविधा का मतलब जब आप यस या नो का निर्णय न कर पा रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने, नैतिक तर्कणा, मोरल रीजनिंग। क्या दिया? मोरल रीजनिंग। जब आप यस या नो में से कोई एक चीज डिसाइड कर लो, जब आप यस या नो में किसी एक पे टिक लगा दो और एक को छोड़ दो, तो इसको कहते हैं मोरल रीजनिंग। जैसे आप किसी की शादी में जाना चाहते हैं और आपको लग रहा है कि जाएं कि ना जाएं, जाएं कि ना जाएं, ये डायलेमा, ये डायलेमा है। लेकिन अगर आप सोच लो नहीं जाएंगे तो ये रीजनिंग है। या आप सोच लो कि जाएंगे, मतलब आपके हृदय में दोनों चीजें, आपके मस्तिष्क में दोनों चीजें ना चले, कोई एक चले। और अक्सर जिन व्यक्तियों का
बुद्धि का विकास होता है, उन्हीं का नैतिक विकास भी होता है। बिना बुद्धि के विकास के नैतिक विकास संभव नहीं है। इसलिए जीन पियाजे ने पहले संज्ञानात्मक विकास दिया, उसके बाद नैतिक विकास दिया। यानी जिसकी बुद्धि नहीं विकसित है, जिसका मस्तिष्क नहीं विकसित है, जिसका संज्ञान नहीं है जिसके पास, उसके पास नैतिकता नहीं हो सकती। यानी जो नैतिकता की नींव है, वो किस पे डिपेंड है? संज्ञान पे। जो व्यक्ति संज्ञान से कमजोर होगा, जो व्यक्ति बुद्धि से कमजोर होगा, उसका जो नैतिकता है वो खराब हो जाएगी, वो कभी नैतिक हो ही नहीं सकता। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या डेवलप करना है? मेंटल डेवलपमेंट। ठीक है। तो और अक्सर हम अपना लगभग समय दिन भर का या पूरे जीवन का डिलेमा में बिता देते हैं। मुझे बीपीएससी करना चाहिए कि यूपीपीएससी करना चाहिए, मुझे यूपी में रहना है कि बिहार, बिहार चले जाते, नहीं नहीं यार बिहार में नहीं, यूपी में। सारा दिन तुम यही करते रहते हो और एक निर्णय पे नहीं पहुंच पाते हो। आज तक तुम उसी में फंसे हुए हो कि हम क्या करें, कौन सी तैयारी करें। क्लास 12th के बाद से बच्चा इस स्थिति में आता है और इससे निकल ही नहीं पाता। वो अवसर के हिसाब से घूमता चला जाता है, नदियों के जैसे। जैसे नदी जहां जगह पाई चली गई, फिर जहां जगह पाई फिर चली गई, फिर जहां जगह पाई चली गई। आपको लगता है कि यार ठीक है, जोन वैकेंसी आएगी उसी को भरेंगे, तैयारी करेंगे। आपने एक लक्ष्य बनाया ही नहीं। जैसे आप हमसे पूछोगे सर आपने क्या लक्ष्य बनाया है, हमने सोच लिया कि मुझे पूरा जीवन प्राइवेट पढ़ाना है और जल्द से जल्द ऑनलाइन आके पढ़ाना है। ठीक है, एक मिनट से। चलें, आइए। तो हमारे कहने का मतलब कि तर्कणा क्या है, रीजनिंग क्या है, किसी एक डिसीजन को लेना। देखो तुम इसको यूपी टेट के लिए पढ़ रहे हो या सुपर टेट के लिए पढ़ रहे हो या किसी भी टॉपिक के लिए पढ़ रहे हो, आई डोंट नो, लेकिन इसको तुम जीवन के लिए पढ़ लो कि आप किसी एक निर्णय पे पहुंचो। जैसे मैंने कहा कि आप हमसे पूछो कि सर आपका क्या निर्णय है, मैं डिलेमा में नहीं हूं, मुझे किसी जॉब की जरूरत नहीं है या मैं तैयारी करूंगा ही नहीं, मुझे बस एक चीज है कि मैं प्राइवेट पढ़ा करके नाम कमाऊंगा, ऑनलाइन पढ़ा करके।
अब चाहे मेरा जीवन बर्बाद हो जाए या मेरा जीवन बन जाए। अब मैं बीपीएससी का फॉर्म डालूं, यूपी टेट का फॉर्म डालूं, ये करूं, तो ना उधर के रह जाते हैं ना इधर के रह जाते हैं। ठीक है, तो हमारे कहने का मतलब हिंज ने भी एक डिसीजन चुन लिया, और हिंज ने क्या डिसीजन लिया कि हमको चोरी करना है। और किसकी चोरी करना है? दवाइयों की। अब यहीं पे एंट्री होती है कोहलबर्ग की। अब कोहलबर्ग के सामने एक क्वेश्चन है कि हिंज नैतिक हुआ कि अनैतिक। कोहलबर्ग के सामने एक क्वेश्चन है कि हिंज नैतिक हुआ कि अनैतिक। आप बताइए, हिंज सही है या गलत? यहीं से इसके सिद्धांत की शुरुआत होती है कि यदि परिस्थितियों के अनुसार हम किसी गलत निर्णय पे भी पहुंच जाएं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अनैतिक हो गए। अगर किसी की जान बचाने के लिए हमें चोरी भी करना पड़े, तो इसमें नैतिकता का लॉस नहीं होता। ये सिद्धांत कौन दे रहा है? क्या यही बात जीन पियाजे ने किया था? नहीं, जीन पियाजे नियमों पे था कि चोरी करना गलत है किसी भी परिस्थिति में। लेकिन ये क्या कह रहा है? नहीं, चोरी करना परिस्थितियों के हिसाब से गलत नहीं होता। अगर आप बहुत भूखे हैं और आप दुकान पे गए, चॉकलेट लिए, उसका पैसा नहीं दिए, भाग गए, तो फिर आप अपराधी नहीं, बिल्कुल आप अपराधी हो ही नहीं। लेकिन भूखे हो, ये नहीं कि सर हमको थोड़ी सी भूख लगी तो मैंने 5 वाला चॉकलेट लेके भाग गया, ये वाला गलत। ठीक है, जीवन की बात हो, जीवन रक्षा की बात हो, मरने की बात हो, तो ये बात कर रहा है, सामान्य जीवन में नहीं। तो इसने किया क्या? क्या ये बात आपको समझ में आई? नैतिक दुविधा आपको समझ में आई? नैतिक तर्कणा आपको समझ में आई? हिंज की कहानी आपको समझ में आई? ये 3 प्रश्न यहां से पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, इसने अपने सिद्धांत के 3 स्तर बताए। कितने स्तर बताए? 3, और 6 अवस्थाएं बताई। याद रखना, फिर से मैं कह रहा हूं, यहीं से बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। पूरा पढ़ने के बाद भी पेपर नहीं कर पाते कि अवस्था और स्तर में क्या अंतर है। जीन पियाजे ने 3 स्तर कह लीजिए या 3 अवस्थाएं कह लीजिए, उनका 3 ही था, लेकिन इनका डिफरेंट है। इनका क्या डिफरेंट है सर? इन्होंने स्तर तो 3 बताए, लेकिन अवस्थाएं कितनी बताई? 6। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि स्टेजेस कितनी बताई, तो 6। और अगर आपसे पूछा जाए लेवल्स कितने बताए, 3। कोई दिक्कत? तो सबसे पहले आपको इनके बीच में संबंध जानना है कि सर इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। तो प्रत्येक लेवल के पास 2 स्टेज है। ठीक है, अगर लेवल 1 है तो इसके पास 2 स्टेज है, S1 और S2। यानी अगर शॉर्ट फॉर्म में हम लिखें, बिल्कुल शॉर्ट में, तो आप ऐसे समझो कि L1 इज इक्वल टू S1 S2, L2 इज इक्वल टू S3 S4। ठीक है, और L3 इज इक्वल टू S5 S6। ये तो ऐसे कर दिया मैंने पूरा 6 अवस्थाएं। लेकिन अगर मैं एक एक व्यक्ति का पूछूं, तो शायद ये पहला है, ये दूसरा स्टेज, और ये भी पहला है, और ये भी दूसरा, और ये भी पहला है, और ये भी दूसरा। नहीं समझे? थोड़ा सा कंफ्यूज हुए? अगर आपसे पूछे कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की 5वीं अवस्था कौन सी है? बस हाँ ना में जवाब देना। 5वीं अवस्था इज इक्वल टू सही है। तो चाहे आपसे ये पूछे कि तीसरे लेवल की पहली अवस्था का नाम बताइए, या आपसे ये पूछे कि 5वीं अवस्था का नाम बताइए, अगर ये तुम समझ जाओगे तो कोहलबर्ग का सिद्धांत समझ जाओगे। सारी मिसअंडरस्टैंडिंग यहीं भरी हुई है। जो मैंने देखा, जो मैंने खोजा,
कि ये क्या है सर? ये है 11। ये क्या है सर? ये है 22। यानी पहले का पहला, पहले नाना। 22 नहीं, ये है 12। ये क्या है सर? 21। ये क्या है? ये क्या है? और ये क्या है? तो चाहे आप इसको पहले का पहला बोलो, चाहे पहले का, इसको चाहे दूसरे का पहला बोलो, चाहे दूसरे का, इसको चाहे तीसरे का पहला बोलो। तीसरे का पहला मतलब कौन सा? पांचवा। और तीसरे का दूसरा मतलब? और दूसरे का दूसरा मतलब? अरे आप मल्टीप्लाई कर दो ना, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, सीधी सीधी बात। और ये 2 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1। अब विषम वाला नहीं आएगा है ना? विषम वाला नहीं आने वाला है, सम वाला तो आ जाएगा। क्या ये बात आप समझ गए? अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखता हूं। 1 2 1 2 1 2। ठीक। 1 2 3 4 5 6। किसको समझ में आया? समझ में आया? L1 ये है, L2 ये है, L3 ये। L1 L2 L3। जो पहले का पहला है वही पहला है, जो पहले दूसरा है वही दूसरा है, यानी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो दूसरे का पहला है वही क्या है? जो दूसरे का दूसरा है वही क्या है? डन। नहीं समझो, जब तक हम अपने असली फॉर्म में नहीं आते हैं तब तक तुम नहीं समझते। तुम्हारे पापा लोग 3 भाई, कितने भाई? और सभी के 2-2 बच्चे। ये बड़े पापा के 2 बच्चे, B1 B2, बच्चा 1 बच्चा 2। ये क्या? ये भी बच्चा 1 बच्चा 2। ये भी बच्चा 1 और बच्चा 2। टोटल कितने बच्चे हुए? 1 2 3 4 5 6। तो जो तुम्हारे तीसरे पापा हैं, छोटे पापा, उनका जो बड़ा लड़का है, क्या वही पांचवा है? देखो कैसे आवाज आने लगी ना। सर घर में आ जाओ, बात खत्म। जो तीसरे पापा हैं उनका अंतिम लड़का ही छठवां है। जो आपके सगे पापा हैं, ये बड़े पापा, ये छोटे पापा, जो आपके सगे पापा हैं। अब ये ना कह देना तुम लोग हैं कि अलग चले जाओ। B1 मतलब आपका, आपके पापा का पहला लड़का तीसरा है पूरे परिवार के हिसाब से, और अपने परिवार के हिसाब से पहला दूसरा। बात क्लियर है? क्लियर हो? अभी मैं पूछूंगा, अब ऑप्शन नहीं आएगा आपके पास। ठीक है, ओके। तो उसने 3 लेवल बताए, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। डन। क्या बताया सर? लेवल 1 का नाम क्या बताया उसने? प्री कन्वेंशनल। अच्छा, हिंदी में ही लिख दें कि इंग्लिश में लिख दें? हिंदी में। यार मैं पहले बता दे रहा हूं, पढ़ाने से पहले मैं एक रफ कॉपी करना चाहता हूं। 3 लेवल का नाम मैं हिंदी में पहले ही लिख देना चाहता हूं। चाहे पूर्व लौकिक बोलिए, क्या बोलिए? पूर्व लौकिक। चाहे इसको पूर्व परंपरागत बोलिए, चाहे इसको पूर्व रूढ़िगत बोलिए, तुम्हारी जो इच्छा हो यार। लेकिन इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्री कन्वेंशनल। क्या बोलते हैं? अब हिंदी मीडियम वाले अपना चूज वन, कोई भी आप देख लीजिए कि क्या आपको अच्छा लग रहा है।
जो अच्छा लग रहा हो आप चुन लीजिए, लेकिन मैं एक ही लिखूंगा, प्री कन्वेंशनल, जो कभी बदलेगा नहीं। और कोहलबर्ग ने भी इंग्लिश ही लिखा था। ये भारतीयों ने इतना हिंदी लिखा कि हिंदी मीडियम वालों की ऐसी तैसी कर दिया। उनकी किताब हिंदी में नहीं थी। ठीक है, इसको बोलते हैं सेकंड वाले को क्या? और सेकंड वाले का क्या नाम है? इसको बोलते हैं तीसरे वाले को उत्तर लौकिक, उत्तर परंपरागत, उत्तर रूढ़िगत। कोई भी एक आप सेलेक्ट कर लेना। पोस्ट कन्वेंशनल क्या होता है? डन। इतना याद हुआ कि नहीं आपको? आगे बढ़ूं? अब इनके दो दो बच्चे, बंद कर दें? ठीक, आइए। अब इनके दो दो बच्चे, तो पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा स्टेजेस हैं। तो क्या हम इसको S1 लिख सकते हैं, इसको S2 लिख सकते हैं, इसको भी S1, इसको भी, इसको भी S1 और इसको भी? डन। लेकिन क्या हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? 1, 2, 3, 4, 5 और बोलिए। डन। ठीक है। जो पहला है, अब चाहे आप इस क्रम में देख लेना, चाहे इस क्रम में, कोई एक ही देखना, दोनों ना देखना। ठीक है, यही तुम लोगों की सबसे बड़ी गलती है कि तुम इकट्ठा चाहते हो सब कुछ। अरे क्रम से चलो, पहले एक सीख लो फिर दूसरा सीख लेना। दूसरा सीखने की क्या आवश्यकता है, वो पता ही है आपको। इसमें दिमाग मत लगाना, कहो तो मिटा दें, समझ जाओगे ना। पहला जो है उसका नाम है आज्ञा पालन एवं दंड। पहले का क्या नाम है? आज्ञा पालन एवं दंड। ठीक है, आज्ञा पालन और दंड होता क्या है बताइए? जो भी नैतिकता है वो दो चीजों पे डिपेंड है। नैतिकता मतलब उसके कार्य, या तो वो किसी की आज्ञा मान रहा है, या तो दंड के भय से कर रहा है, दंड के लिए नहीं। या तो वो आज्ञा से कर रहा है किसी के, पहला, या तो वो किसी के दंड से कर रहा है। मेरे पास एक बड़ी पुरानी किताब है साइकोलॉजी की, उसमें इसके नाम कुछ अलग दिए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हें जानना चाहिए। मैं तुम्हें बताता हूं। हम्म, आज्ञा और दंड ये है। जो सेकंड वाला है इसको अहंकार की नैतिकता लिखा है उसमें, और अच्छी किताब है, मतलब मालती शाश्वत की है, अच्छी किताब है, जो प्रोफेसर रही हैं दिल्ली में। तो अभी सेकंड वाले को ये कह रही हैं अहंकार की अवस्था। तुम लोग ध्यान रखना, मुझे बताना, ठीक है? अहंकार की अवस्था। लेकिन जो ये हैं, क्या बोलते हैं, कोहलबर्ग, इसको अभिविन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिविन्यास। अभिविन्यास क्या होता है बताओ मुझे। कोई व्यक्ति मुझे ये बताए कि अभिविन्यास क्या होता है। क्या तुम लोगों ने विनिमय का नाम सुना? क्या? अभिविन्यास का मतलब क्या होता है? अच्छा, इंग्लिश देखने गया था ना मैं। हाँ, वेरी गुड।
जो अभिविन्यास होता है नहीं दिया है। अभिविन्यास का मतलब होता है, आप व्यवहारिक रूप में समझो, जैसे क्वेश्चन कर पाओगे कि अगर आपने मेरे लिए ये किया तो मैं आपके लिए ये करूंगा। हाँ, अगर आपने मुझे टिफिन खिलाया तो मैं भी आपको टिफिन, मतलब सहयोग तो है, लेकिन कब? जब दोनों तरफ से चले तो। इसलिए इसको विनिमय की अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसीलिए इसको क्या कहते हैं? विनिमय की भी अवस्था कहते हैं। जाओ। और इसीलिए इसको अहंकार भी कहते हैं कि जो मेरे लिए नहीं करेगा हम उसके लिए भी नहीं करेंगे। जो मेरे लिए कुछ भी नहीं करेगा हम उसके लिए भी कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है? देखो, मैं फिर से तुम्हें बताता हूं कि जब भी आप इसको पढ़ोगे, इसके उदाहरणों पे आपको जाना जरूरी नहीं है। हार्ड वर्कर कहेगा सर मुझे पूरा समझाओ, स्मार्ट वर्कर कहेगा सर दूसरी अवस्था ही तो पूछेगा। अगर आपसे ये पूछ ले कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की दूसरी अवस्था का नाम बताइए, तो विनिमय की अवस्था या अभिविन्यास की अवस्था। अब विनिमय और अभिविन्यास का अर्थ आपको आना चाहिए। क्या? आपने मेरे लिए कुछ किया तो मैं भी आपके लिए कुछ करूंगा। आपने मेरे लिए कुछ किया तो मैं भी आपके लिए कुछ करूंगा। तुमने मेरी टिफिन गिराई तो मैंने भी तुम्हारी टिफिन गिरा दी। तुमने मेरी मदद की तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। एक क्वेश्चन तुमने मुझे एग्जाम में बताया, एक क्वेश्चन मैंने भी तुम्हें एग्जाम में बताया। मतलब बराबरी की भावना, अदला बदली की भावना जो डेवलप होती है वो किस में डेवलप होती है? अभिविन्यास में। ठीक है? और भी तुम्हें मैं पढ़ के बताता हूं थोड़ा सा। देखिए, अभिविन्यास में किसी की स्वयं की आवश्यकताओं तथा दूसरों की आवश्यकताओं के लिए क्या उचित है, परिपक्वता विद्यमान होती है, व्यवहार सुलभ होता है। मत पढ़ना भाई, बिल्कुल बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो कि जो जैसे मेरे साथ करेगा हम उसके साथ वैसा ही करेंगे। बुक्स पे ध्यान नहीं देना है। आइए, तीसरी अवस्था कौन सी है? अच्छा हाँ, मुझे याद दिलाओ, वो कौन सा नाम मैंने बताया था? अहंकार। तो क्या मैं यहाँ छोटा सा लिख दूं, समझ जाओगे? अच्छी किताब है इसलिए मैं उसको फॉलो कर रहा हूं। अहंकार की अवस्था इसको कहते हैं। तीसरा, आपने जनरली पढ़ा होगा गुड बॉय गुड गर्ल। आपने दूसरे का पहला जनरली पढ़ा होगा, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनना। लेकिन जो मेरी पुरानी किताब है उसमें क्या दिया है मैं वो बताता हूं तुम्हें। आ जाओ भाई, कहाँ गया ये? इसको कहे हैं प्रशंसा की अवस्था। इसको कहते हैं प्रशंसा या निंदा की अवस्था। अच्छा है समझने के लिए। इसको कहते हैं प्रशंसा या निंदा की समझ की अवस्था। मतलब तुम कोई काम इसलिए करते हो इस अवस्था में ताकि तुम्हें क्या प्राप्त हो, या तुम कोई काम इसलिए नहीं करते हो क्योंकि तुम्हारी निंदा होगी, बुराई होगी। तो अच्छा लड़की अच्छा लड़का बनना अंदर से है कि दिखावटी है? दिखावटी। तो आप अपनी अपनी भाषा यहाँ पे प्रयोग करेंगे तो इसको समझने में ज्यादा आसानी होगी। क्या लिखा? इनके सिद्धांतों पे आप कंप्लीटली मत जाइए। आप क्या समझ रहे हो उसको लिखिए, तो आपके दिमाग में लॉन्ग टर्म तक चलेगा। ठीक है? तो पहली बात क्या समझे आप कि इसमें जो भी नैतिकता होती है वो दिखावटी होती है। जो भी नैतिकता होती है वो किसको प्राप्त करने के लिए? प्रशंसा प्राप्त करने के लिए या निंदा से बचने के लिए। बात क्लियर है? अब आइए चौथे पे। जो चौथा है इसको कहते हैं सामाजिक संबंध, या इसी को कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध। सामाजिक अनुबंध। क्या कहते हैं? सामाजिक अनुबंध। और एक चीज ध्यान रखना, जो पांचवा होता है इसको कहते हैं
देखो पांचों को क्या कहते हैं? सामाजिक समझौता। वेरी गुड। इसको क्या कहते हैं? सामाजिक सामाजिक समझौता। इसको मैं एक साथ इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि तुम अंतर कर सको, आप अंतर कर सको दोनों के बीच में कि सामाजिक ये भी है, सामाजिक ये भी है, ये अनुबंध है, यहाँ समझौता है, दोनों में क्या अंतर है। अच्छा, बॉन्ड कभी आप लोगों ने सुना है? बॉन्ड में कोई चीज आप परिवर्तित कर सकते हो कि जो लिखा होता है हूबहू वही मानना होता है? वो मानना होता है। तो यानी समाज ने जो कुछ भी नियम कानून बनाए हैं उसको आंख बंद करके फॉलो करना क्या कहलाता है? सामाजिक, बिना दिमाग लगाए। तो इसमें क्या करना है? रूल्स को फॉलो करना है समाज के लिए कि नहीं नहीं चोरी नहीं करेंगे, चोरी करना गलत है। इस अवस्था में वो क्या बोलेगा? नहीं नहीं चोरी नहीं करेंगे, बिना हेलमेट के गाड़ी नहीं चलाएंगे, नहीं नहीं दाएं से नहीं चलेंगे। मतलब उसके कहने का मतलब ये है कि हम गलत नहीं करेंगे। ये जीन पियाजे वाले व्यक्ति है। इसके कहने का मतलब है कि हम किसी भी परिस्थिति में गलत नहीं करेंगे, जो गलत है वो गलत है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अनुबंध का मतलब जो भी समाज ने रीति रिवाज, नियम कानून बनाए हैं उसका अक्षरशः पालन, बिना किसी चेंजिंग के। बात समझ में आ गई? कुछ भी नहीं बदलना है, जैसे बना है उसी को फॉलो करना है। डन। सर, सामाजिक समझौता क्या होता है? इसमें वो अपना दिमाग यूज करता है कि अगर कोई चीज चेंज करना चाहे तो एक लोगों के साथ मिल करके हम इसको बदल सकते हैं। यानी अब ये उसी नियम कानून को बदलने की बात कर रहा है, लेकिन अकेले नहीं, समझौता के माध्यम से जिसमें सबकी सहमति हो। इसलिए यहां क्या लगा है? सामाजिक। बदलेंगे लेकिन सहमति से। बदलेंगे लेकिन कैसे? लोगों की सहमति से। अगर ज्यादा लोग तैयार हो गए तो ये नियम बदल देंगे। ऐसी क्या दिक्कत है? जैसे सती प्रथा, मैक्सिमम लोग तैयार थे, उन्होंने बदल दिया। सर, अंतिम वाला क्या होता है? अंतिम वाला होता है सार्वभौमिक नियम। सार्वभौमिक नियम यानी यहां कोई समाज नहीं होता, यहां वो अकेला डिसीजन लेता है, अकेला। और कोहलबर्ग ये भी कहता है कि यहां तक बच्चे पहुंच नहीं पाते हैं, आदमी नहीं पहुंच पाता है इस स्टेज तक, ये अपने जीवन में अपने निर्णय अकेले ले ले वो। यानी अगर किसी के जीवन को दिक्कत है, कष्ट है, तो मैं चोरी करूंगा। क्या हिंज इसी अवस्था में आ गया था? क्या हिंज ने अकेले निर्णय लिया था कि किसी के साथ मिलके? अकेले निर्णय लिया था। तो जब भी कोई व्यक्ति अकेले निर्णय ले और अपोजिट जाके ले, दुनिया समाज से सब कह रहे हैं चोरी गलत है, लेकिन हमारे माँ की तबीयत खराब है तो मैं चोरी करूंगा, बात खत्म। या किसी को भूख लगी तो मैं रोटी चुरा के दे दूंगा उसको। यानी ये क्या है? जीवन बचाने का समय है। सार्वभौमिक सत्य यही है कि पहले जीवन बचाया जाए। शेर रोज एक जानवर खा जाता है, लेकिन पापी नहीं। क्यों? या तो वो खाए या तो वो मर जाए भूख से। उसके घर में तो रोटी सब्जी बनती नहीं है, इसलिए वो पापी नहीं है। लेकिन आप अगर यही काम करो तो आपको कहें, आपको दर्शन पढ़ाया जाएगा कि आप पाप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। यानी अगर सार्वभौमिक नियम है जीवन रक्षा का तो गलत भी सही है, लेकिन जीवन का प्रश्न होना चाहिए। अब मान लीजिए कि किसी के साथ रेप की घटना होने वाली है और उसने उस लड़की बहादुरी दिखाई कि पत्थर से, चाकू से 3-4 लोगों का मर्डर कर दिया। अब बताओ क्या उसको फांसी की सजा होगी? पियाजे के हिसाब तो हो जानी चाहिए। गलत गलत है, लेकिन कोहलवर कहा नहीं, नैतिकता परिस्थितियों पर आधारित होती है। नैतिकता किस पे आधारित होती है? क्या सही है क्या गलत है, इस दुनिया में कोई परिभाषा नहीं है। ये परिस्थितियां बताएंगी कि क्या सही है और क्या। देयर इज नो डिफिनेशन ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। इट इज टोटली डिपेंड ऑन
सिचुएशंस। अब तुम इसका प्रयोग ना करने लगना कि गुरुजी बताए हैं कुछ सही गलत नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? चलो फिर से रिवीजन करते हैं। देखो मेरी एक थोड़ी सी गंदी आदत ये है कि मैं बहुत किताब फॉलो नहीं करता। मैं ये सोचता हूँ कि मैं क्या समझाऊँ, तुम्हें क्या समझाया, और एग्जाम में क्वेश्चन तुम कर पाओगे कि नहीं, बस। अब किताबों के पैराग्राफ हम पढ़ें तो मेरे बस की बात नहीं है, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ो, लेकिन मैंने जो समझाया है वही सत्य है। यहाँ क्या करता है अकेले, यहाँ क्या करता है बदलेगा लेकिन सहयोग से, सहमति से। यहाँ क्या करेगा, जो नियम कानून बना है वही। यहाँ दिखावटी, यहाँ क्या करेगा दिखावटी। यहाँ अहंकार मतलब अदला बदली। यहाँ ठीक है। देखें कुछ और अन्य नाम उन्होंने बताए हैं क्या, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान। हाँ आ जाओ, मैं लिख देता हूँ। यहाँ लिखा है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान, समझ जाओगे ना आप। तो किताब बड़ी देहाती भाषा में लिखी है जो मेरे पास है। वहां ये नहीं लिखा है कि सामाजिक अनुबंध, वहां लिखा है कि चौथी अवस्था है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान, जो बना है उसको मानिए। अच्छा, फिर पांचवा क्या है, पांचवा है हाँ लोकतंत्र। पांचवें का जो की पॉइंट है इन्होंने जो दिया है वो क्या दिया है, लोकतंत्र। जैसे जिसको जनता चाहती है वो नियम बनता है, जिसको नहीं चाहती वो नहीं बनता संसद में। तो ऐसे ही ये लोकतंत्र का फॉलोअर है। अच्छा ठीक है। और ये जो है इसको इन्होंने विवेक की अवस्था कहा है। कौन सी अवस्था, यहाँ अपने विवेक से ही तो काम लेता है। तो ठीक है, दो तीन किताबों को मिला करके हम एटलीस्ट समझ जाएं बस कि क्या कहा है। अब मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे, ठीक है, मुझे बताना है। चलो एक क्वेश्चन बताओ कि मैं नकल कर लेता हूं और पास हो जाता हूं ताकि मम्मी पापा खुश हो जाएं। इसमें से किसमें आएगा, ये वाला। अच्छा और बताओ। ठीक है बताओ, एक क्वेश्चन और बताओ कि चोरी करना गलत है, ये समाज के नियमों के विरुद्ध है। अच्छा, मैं चोरी कर लूंगा यदि परिस्थितियों की आवश्यकता हो तो। मैं चोरी कर लूंगा यदि लोग हमारे साथ हों तो। सामाजिक, यदि किसी के जीवन रक्षा की बात हो तो मेरी हानि भी हो जाए तो भी मुझे मंजूर है। अच्छा और बताओ, एक दो और बताओ। हाँ, यदि मैं ये कार्य करूंगा तो मम्मी मारेंगी। अच्छा, मुझे ये काम करना, मुझे यह काम अच्छे से करना है क्योंकि शायद इसके लिए मुझे पुरस्कार मिले। अदला बदली, मैं काम करूंगा तो पुरस्कार मिलेगा। याद रख लेना, पुरस्कार की बात इस इन सभी में कहाँ की गई है और दंड की बात कहाँ की गई है। तो पुरस्कार की अवस्था, देखो मैं जानबूझ के थोड़ा सा धीरे चला क्योंकि लिखवा के आप लिख लो भाग जाएं वो संभव नहीं, वो अच्छी बात नहीं। मैं ये चाहता हूं कि तुम व्यवहारिक रूप से ये समझ जाओ। डन। चलो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं कि पहली जो जो पहला स्तर है वो क्या है, इसमें से कोई भी आप चुन लेना, ठीक है, बोलने की आवश्यकता नहीं है। मौन अध्ययन सबसे बड़ा अध्ययन होता है। तुम लोगों को पता है ना कि सांसें हम लोग को गिन के मिली हैं, सांसें गिन के मिली हैं सभी जीवों को एक बराबर, ऊपर से कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ है। जितना जल्दी सांसें लोगे उतना जल्दी निपटोगे। कुत्ते को देखा, कुत्ते को 5 साल में खत्म। पूरी पूरी सांस खत्म,
अजगर को देखा, कछुआ को देखा, सांस लिया 4 मिनट तक पानी में, फिर आया बाहर, ठीक है सब सही है, फिर अंदर 400 साल 200 साल हैं। अजगर को देख लो, मनुष्य संतुलन में है, इसीलिए सांस बहुत धीमे लिया करो। जो हमारे साधु संत थे वो 4-4 हजार साल जीते थे, पता है कैसे? हाँ, समाधि में जैसे एक बार ऐसे लिए वो सांस, 2 मिनट तक रोक लिए, तुम्हें लगा चाचा बाबू सांसें नहीं चल रही हैं। ये प्रैक्टिस होती है, कुछ लोग नदी में डूब जाते हैं, सांस ही नहीं लेते, ऐसे तैरते रहते हैं, तुम्हें लगेगा गए। सांस को रोकना स्वस्थ होने की निशानी है। अगर आप सांस जितनी देर तक रोक लेंगे आप उतने स्वस्थ हैं, रोकना नहीं। कि अपने घर में किसी से कह दो कि थोड़ा तकिया रख दो, और जब तक हम रोके रहें, छोड़ना नहीं, भले मैं हाथ पैर पटकूं, मैं हाथ पैर भले पटकूं, छोड़ना नहीं। तो फिर है, तो चलो, तो दिमाग चेंज हुआ, हटा थोड़ा सा यहाँ से, सिर्फ पागलपंती है। इसलिए मैं थोड़ा सा तुम लोगों को हंसा के बाहर करता हूँ, लेकिन पागलपंती से ही पेपर आना है, सांसों से तो क्वेश्चन आना नहीं है ना? तो आइए, तो सर सबसे जो पहला व्यक्ति है उसके साथ पहला क्या जुड़ा है? आज्ञा पालन और दंड। पुरस्कार तो नहीं है कहीं, ठीक है, पुरस्कार की बात कहाँ आ गई है? अब विनिमय, विनिमय मतलब एक्सचेंजिंग, आप हमें चावल दे दो हम आपको आटा दे दें, पहले यही तो चलता था, बार्टर सिस्टम, ठीक है। अब आइए दूसरे में, दूसरे में क्या है, किसके लिए, यानी क्या ये 3 याद हुआ कि नहीं आपको? का, ठीक है। जो चौथा है वो क्या है, इसको पढ़ो, इसको, यानी अगर अगर मतलब यहां कुछ बदलना ही नहीं है, नो चेंज। एक और की पॉइंट हम समझ सकते हैं, क्या? नो चेंज, कुछ बदलना ही नहीं है, बस फॉलो करना है, मानना है समाज के, इसलिए यहां लिखा है सामाजिक और बॉन्ड जो है उस पर सिग्नेचर करने हैं बस, कि सब जो लिखा है सब सही है। पांचवा क्या अंतर है, लोकतंत्र प्रजातंत्र, अगर कुछ बदलेंगे तो लोगों की सहमति से, लोगों की सहमति से लोकतंत्र। जैसे जब बच्चे इस अवस्था में होते हैं तो कहते हैं कि हाँ हम लव मैरिज करेंगे लेकिन पापा मम्मी से पूछ के, जब पापा मम्मी घर वाले सहमत होंगे तब, तो तुम समझ जाना कि कौन सी अवस्था है। और अगर तुम किसी के साथ हो और वो कह रहा है सुनो अगर अलग हो गए तो ठीक, अगर तुम नहीं रह पाओगे तो हम शादी करेंगे अकेले, अपना निर्णय। यहाँ हर बच्चा नहीं पहुंच पाता है, हिम्मत की बात होती है ना। तो कोहलबर्ग ने भी कहा, कोहलबर्ग ने पहले ही कह दिया था कि यहाँ तक आ पाना संभव नहीं है किसी का, ज्यादातर बच्चे यहीं फंसे रह जाते हैं जीवन भर, कि हम कैसे दिख रहे हैं, हमारी प्रशंसा कैसे हो, बुजुर्ग यहीं तक फंसे रह जाते हैं। अच्छे अच्छे लोगों को देखो, अपनी बड़ाई अपने ही मुंह से मारे पड़े हैं। अब हम पढ़े हैं तो हम जब बस उसमें बैठते हैं कभी कभार तो देख लेते हैं कि अच्छा कोहलबर्ग की तीसरी अवस्था। फिर किसी ने कहा नहीं 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 भाई यहाँ, अरे चलती बस से ना थूको यार, अच्छी बात, खा के यहीं रख लो जो पैकेट है। मैं समझ जाता हूँ कोहलबर्ग की, तो कोई फोन में बात कर रहा है, अरे तुम प्रधान ना हो, उन्हीं के नियम चलेंगे क्या? हम लोग बैठ के बात करेंगे, देखेंगे क्या सही है, तुम प्रधान काहे हो रहे हो? आपस में मिल के एक निर्णय तक पहुंचेंगे, यानी कौन सा? कौनो फोन में बतिया रहा हो, नहीं नहीं तुम रो नहीं, हम आ रहे हैं, भाग चलेंगे दोनों लोग। स्टेशन तक का पैसा है, बाकी बिना टिकट के, है ना? बात नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, लेकिन अगर कोई कह रहा नहीं, अगर हम भागेंगे तो पापा बहुत मारते हैं भाई हमारे, यानी वो पहली अवस्था में फंसा हुआ है। और अगर कोनो कह रहा है
क्या नाम है? हाँ, अगर प्रभाकर कह रहे हैं कि पहले तुम निकलो घर से तब हम निकलेंगे जैसे हमारे यहाँ न्यू ब्रिज है नैनी का। तो एक केस हुआ कि लड़की लड़का साथ में कूदने आए कि जान दे देंगे साथ में, और लड़का जब कूद गया तो लड़की कांपने लगी ठीक है अजीब खेला। लड़की कह रही मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही है कूदने की, और वो बेचारा कूद गया है। गलत था, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो जहां गिरा था वहां रेत थी, पानी नहीं था। रात में गिरे थे, और उसके बाद मिलिट्री वाले उनका हाथ पैर तोड़ दिए कि ये पुल ऐसे जाने के लिए नहीं बना है, ऐसे जाने के लिए बना है। और तुम लोग ऐसे जाते हो फिर ऐसे चले जाते हो, है ना? एक बार साउथ पोल पे फिर चले जाते हो, है ना? ये ऐसे के लिए बना है ना, समांतर के लिए। और तुम लोग लंबवत आना जाना चाहते हो, तो इसके लिए नहीं बना है ना। बोलो, क्या ये चीजें समझ में आई आपको? ठीक है। तो अगर कोई ये कह रहा है, मान लो प्रभाकर ही कह रहे हैं क्या, पहले तुम घर से निकलो, लोकेशन भेज के निकलो है ना, यानी ये किस अवस्था में है? बिल्कुल। कोचिंग से निकलने से पहले तुम अपने मम्मी से पूछते हो, मम्मी सही लग रहे हैं, स्मार्ट लग रहे हैं कौन सी अवस्था? अच्छा लड़की अच्छा लड़का बनने का एक्टिंग। और जो पढ़ने वाला है उसको पता है अच्छा हम दिखेंगे जब 90 पा जाएंगे तब, चाहे जितने अच्छे दिख जाए, अगर 88 पाए तो सारी अच्छाई खत्म। इसलिए कुछ हो, कैसो भी दिखो, लेकिन 100 प्लस लाना है, 3 डिजिट में नंबर, तब तो अच्छे हो तुम। पता लगा साल भर अच्छे दिखे थे, रिजल्ट के दिन पूरा मुंह रो रो के खराब कर लिए हैं। ऐसी अच्छाई किस काम की भाई? पूरी पेंटिंग बनाओ और फिर बाद में पानी गिर जाए उस, नहीं। थोड़ा रिलैक्स रहिए। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो बिना पढ़ाए आएगी, प्रॉमिस। ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी जो बिना पढ़ाए आएगी। लेकिन थोड़ा व्यवहारिक पढ़िए, गांव की भाषा पढ़िए, किताबी भाषा से दूर हो जाइए, क्योंकि वो आपको फंसाएगा। अब यहाँ की पॉइंट क्या है? दिखावटी। यहाँ की पॉइंट क्या है? प्रशंसा। यहाँ की पॉइंट क्या है? नो चेंज। यहाँ चेंज लेकिन लोकतंत्र, जैसे आजकल संसद में होता है। फिर यहाँ अकेले। क्या बात समझ में आ गई है? ओके, बस इतना ही है। फोटो खींचोगे? समझ गए हो ना सर? तो इतना तुम लोग हमसे गेम खिलवाए हुआ है, हैं? समझ में आया आपको?